नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985, जिसको आप आम भाषा में एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं। एनडीपीएस एक्ट का मुख्य उद्देश्य व प्रावधान ये है कि किसी भी नशीले पदार्थ की गैर कानूनी तरीके से खेती, उत्पादन, निर्माण, भंडारण, बिक्री, परिवहन या उपयोग या इस्तेमाल प्रतिबंधित करना है। यदि कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत किसी भी नियम व कानून का उल्लंघन करता है या ऐसा कुछ भी करते हुए पाया जाता है तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को कठोर कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आज हम बात करेंगे एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और ड्रग्स की। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है तब से ड्रग्स का मामला छाया हुआ है। इस मामले में अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कई लोगों का गिरफ्तार होना बाकी है। हमने ड्रग्स के मामले में मुंबई के जाने माने वकील तारिक सैयद से विस्तार से बात की। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत के कुछ अंश। तारिक सैयद जी, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन दिनों ड्रग्स का मामला छाया हुआ है, आए दिन कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है। एनसीबी और एनडीपीएस में आखिर फर्क क्या है? एनसीबी is a department which is formulated only and for offences punishable under the NDPS Act. जब ये एक्ट इनैक्ट हुआ था तभी अगर आप उसका प्रीएम्बल देखो तो उसमें there is a specific government के to combat the menace of drugs. The central government thought that there should be a centralized agency which should specialize only in the enforcement of the NDPS Act. तो उसके सिलसिले में they formulated the NCB जिसकी headquarters is in Delhi. They have zonal offices all over India, and primarily their basic purpose is to enforce the NDPS Act and curb the drug menace. एनडीपीएस को लेकर के पूरे मुंबई में हंगामा मचा हुआ है, आए दिन कोई ना कोई गिरफ्तार हो रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है? अभी at this point of time क्या हो रहा है इसके लिए तो everybody is aware what is happening. Sushant Singh Rajput's case has fortunately or unfortunately opened up a Pandora's box. सबका इंटरेस्ट उसमें इतना बढ़ गया है because of the media coverage that case carried with it. और अभी फिलहाल NCB is investigating matters where they are getting leads from people's telephones. You see, ऐसा नहीं है कि उन लोग फील्ड पर जाकर वर्क कर रहे हैं या they are working on an information. उन लोगों के फोन मिल रहे हैं और लोग अनफॉर्चुनेटली उनके व्हाट्सएप चैट सेव करके रखे हैं तो उसमें से they are getting contacts and that they are apprehending people who they think are even consumers. अभी for the purpose of enforcement and for an agency like NCB to be doing this, I will not be able to answer why they are doing it. But it is their job. उनको अगर they get their satisfaction of catching people who are consumers, so be it. एनसीबी छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने में लगी हुई है और बड़ी मछलियां उसकी पकड़ से बाहर हैं। जो कंज्यूमर है उन पर गाज गिर रही है और जो बड़े बड़े सप्लायर हैं वो बच के निकले जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? Usually once in a way they smoke for the sake of smoking and I wouldn't even call them addicts. You see, अभी जितने भी लोग अगर आप देखेंगे they are all affluent people. You are not going to say that most of the people of the industry are addicts. ये okay ठीक है, लोग करते हैं for the recreation, for the purposes of whatever you may term it, call it. There is a justification in smoking charas and ganja because it is legalized in 40 countries in the world. Even today there is one school of thought which says that charas and ganja has good qualities in it. अगर आप देखो तो वो डिबेट अभी भी चल रहा है। तो जरा अगर आप कुछ लोगों को बोलेंगे कि भाई चरस पीनी बुरी बात है तो वो पलट कर आपको चार चीजें बताएंगे, नहीं ये चीज अच्छी है, ये THC अच्छा है, ये मेडिसिनली ठीक है। तो देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग ऑन दैट। सबका पर्सनल डिसीजन है, जिसको पीना है पी रहा है, जिसको नहीं पीना है नहीं पी रहा है। बट द फैक्ट दैट चरस एंड गांजा इटसेल्फ is something which is part of our tradition from years. देखो cocaine है, heroin है, these are hard drugs. These are drugs which harm you. These are drugs which are go a long way in basically finishing off a particular life. अगर आप देखने जाओ, they are highly addictive.
पर ये जो केसेस आज की तारीख में जो बन रहे हैं, दे आर नॉट पीपल हु आर एडिक्ट्स टेक्निकली। एनसीबी ने भारती सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन वो दूसरे ही दिन जमानत पर रिहा हो गई। कोर्ट ड्रग्स के मामले को किस तरह से देख रहा है? तो अभी अगर फॉर एग्जांपल इफ यू टेक भारती सिंह केस, उनका तो केस सिंपली कंजम्पशन का था। तो उन्होंने जो भी कुछ खरीदा होगा कंजम्पशन के लिए खरीदा। कंजम्पशन के तो लॉ में भी देयर इज अ प्रोविजन वेयर दे कैन आस्क फॉर इम्यूनिटी। मतलब द लॉ इटसेल्फ प्रोवाइड्स कि भाई जो कंज्यूमर्स हैं उनको आप जेल मत भेजो, उनको आप क्योर करो। और फर्स्ट टाइम जो ऑफेंसेस है उनके लिए लॉ प्रोवाइड्स कि दे शुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। तो अंडर 64A ऑफ द एनडीपीएस एक्ट आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं कि ठीक है, मैं कंज्यूम करता था, करती थी, ये मेरी मेडिकल सर्टिफिकेट है, अभी मैं क्लीन हूं, मैं नहीं पीती हूं या मैं नहीं पीता हूं, और अभी आप मुझे इम्यूनिटी दे दो। सो आई एम नॉट इवन लायबल फॉर पनिशमेंट। और कंजम्पशन के लिए टू बी प्रूवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कोलैबोरेटिव एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या व्हाट्सएप चैट को आधार बनाकर ड्रग्स के मामले में धरपकड़ हो सकती है? आखिर लॉ क्या कहता है? व्हाट्सएप चैट्स, टेलीफोन चैट्स, देखो हर चीज का दीज आर ऑल इवन इन लॉ। और एक चीज होती है कोरॉबोरेटिव पीसेस ऑफ एविडेंस। कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस उतना ही होता है कि जज कैन लुक इनटू इट फॉर द पर्पस ऑफ कोरॉबोरेटिंग डायरेक्ट एविडेंस। अब टेलीफोन चैट्स, टेलीफोन कॉल्स, कॉन्वर्सेशंस, ये सच्चे हैं कि नहीं ये कोई प्रूव नहीं कर सकता। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल अभी मैसेज करूं आपको कि हाँ मेरे को 5 ग्राम सिगरेट भेज दो, 5 ग्राम चरस भेज दो, आपने भी लिख दिया हाँ मैं भेजता हूं फॉर एग्जांपल, और आपका जो आदमी है वो कभी मेरे को दिया नहीं चरस, खुद लेके भाग गया, या मैंने कभी वो लिया नहीं, और आपका आदमी यहाँ पर आया तो भी मैं बोला भाई अभी मेरे को नहीं चाहिए, आप लेके जाओ। तो चैट से you cannot prove anything as such. So the law also takes in consideration the fact that the chats or telephone conversations are not conclusive evidence of an actual commission of offense. People brag also, ना? आप मैं बोल अभी मेरे दोस्त लोग बैठे हैं, अगर वो बोले कि सर आप प्लीज क्या लेंगे, मैं बोल रहा नहीं भाई मैं तो सिर्फ कोकेन पीता हूँ, मैं सिर्फ हेरोइन पीता हूँ, मैं चरस गांजा नहीं पीता हूँ। तो ये तो उससे क्या होता है, आप मेरा वो रिकॉर्डिंग भी ले लो। That doesn't mean that I'm smoking. People brag also. आप बोल सकते हैं, बड़ाई मत भी तक। अब ऐसी इवेंचुअलिटीज होती है। So therefore law contemplates this aspect. या मुझे कोई थ्रेटन करके भी बोल सकता है, ये फोन करके बोलो कि भाई आपने चरस मंगाया या आपने गांजा पिया है। So ये सब चीजें और कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। हाँ अगर एविडेंस है चरस या गांजा मिलता है, कॉन्ट्राबैंड मिलता है, उसके बाद में अगर डिपार्टमेंट फोन रिकॉर्ड्स या व्हाट्सएप के चैट्स के बेसिस के ऊपर यू वांट टू कोरॉबोरेट, यस, देन एज अ सीरीज कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। पर सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर आप कुछ नहीं प्रूव कर सकते। गांजा, अफीम, चरस, इन सब का सेवन पूरे देश में हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को ही निशाना बनाया जा रहा है। आपकी इसमें क्या राय है? क्या हुआ कि उन लोगों को एक लीड मिली है। देखो एक ड्रग पेडलर पकड़े जाता है, ठीक है, अभी द ड्रग पेडलर इज सप्लाइंग ओनली टू फिल्म इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है, इट इज अ वेरी क्लोज कोटरी। यू सी, अभी फॉर एग्जांपल आप लॉयर्स लोगों को देख लो, या डॉक्टर्स ले लो, या अकाउंटेंट्स ले लो, दे आर ऑल क्लोज कोटरी, वी नो ईच अदर, वी आर पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम, वी नो एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन इज डूइंग। अभी फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई दोस्त है एंड आई से ही सप्लाइंग चरस टू मी एंड इफ सम लॉयर फ्रेंड वांट्स इट, आई विल से बस मेरा आदमी है आप इससे ले लो। यू सी, तो अगर वो आदमी पकड़े गया और उसको लीड मिलती है तो एनसीबी हैज टू देन इन्वेस्टिगेट। You see what has happened. I don't think they are targeting the film industry in particular. But उनको जो लोग मिले हैं वो unfortunately और fortunately सब बॉलीवुड को सप्लाई करते हैं, तो they have to investigate. तारिक सैयद साहब ड्रग्स के जाने माने वकील हैं। मुंबई के मामले में आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों में ड्रग्स के मामले में कितना इजाफा हुआ है और किस तरह से कार्रवाई हुई है? करने वालों की तो कमी नहीं, you see, और वो बढ़ेगा. Let us be honest. You see, nobody forces anybody to have ganja or charas. आपको कोई सर पे बंदूक रख के तो नहीं बोलता है सर आप पियो। दारू का भी यही सीन है, सिगरेट्स का भी यही है। You see, people have curiosity. It is a human nature. See, so there will be a particular segment of the public who will want to experiment with these things. You see, और ये करेंगे. If it is available, they will do it.
अभी in India, we have a belt where these things are grown. चरस, गांजा, आप विजयवाड़ा साइड पे जाओ, आंध्र प्रदेश साइड पे जाओ, मध्य प्रदेश साइड पे जाओ, तो we have fields, we have such vast lands where climate is conducive to growing the cannabis plant. तो people grow it illicitly. और उसका जब तक ये मार्केट है तो वो आएगा कंट्री में, and people will smoke, and people if they there is as I said, it's personal choice. आपको पीना है तो पीजिए सर, और उसको ऐसा है कि because it is an offense, you face the risk of being arrested. देश में जितने लोग गांजा और चरस का सेवन करते हैं उनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाती है? चार्ज तो इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज जो यूज करते हैं। देखो जो ट्रेडर्स हैं वो तो करते ही हैं, लेट अस बी ऑनेस्ट, एंड एज आई सेड ये आज की तारीख में इट हैज कॉट पीपल्स आईज एंड दे वांट टू ट्राई इट एंड डू इट, इज बिकॉज एज आई सेड इंटरनेट पे इतना इंफॉर्मेशन है जितना 1985 में तो था नहीं, एंड देयर आर कंट्रीज व्हिच हैव लीगलाइज्ड इट। अभी आप देखो तो कनाडा जैसी कंट्री हैज लीगलाइज्ड इट। ड्रग्स के मामले में अभी तक जेल में कितने लोग बंद हैं जिनकी अभी तक जमानत नहीं हो पाई है? क्वांटिटी ऑफ विच ड्रग द पर्सन इज अरेस्टेड। अगर कमर्शियल क्वांटिटी में लोग पकड़े जाते हैं तो उनको बेल नहीं होती है जल्द। अभी जो भी सब्सटेंसेस आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल व्हिच इज अपेंडेड टू द एक्ट, एक शेड्यूल होता है जिसमें सारे सब्सटेंसेस इंक्लूड है, ऐसे 239 सब्सटेंसेस इंक्लूडेड है, and legislature has the power to include substances if they classify them as falling within the NDPS. I guess like अभी recently tramadol, the government has included as a psychotropic substance. तो जो भी substance उनको ऐसा लगता है is susceptible to misuse or it falls within the category of a psychotropic substance or it should be included as a narcotic drug, वो substance act में include हो जाता है। People are in jail for 5, 6, 7 years. हमारे पास मैटर है जो लोग as under trial, they are in jail for 6 years, 7 years. उनको बेल नहीं हुई है अभी तक because they were caught with considerable quantity of drugs, which is falling of which is commercial in nature. Quantity में पकड़े जाते हैं, उनको बेल हो जाती है because 37 Act Section 37 जो है NDPS Act में एक स्पेशल सेक्शन है जिसके तहत बेल इज एन एक्सेप्शन, इट इज अ स्पेसिफिक बार, इट्स अ नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज जिससे द लेजिस्लेचर हैज इनैक्टेड इट व्हिच सेज कि इन केसों में आप बेल नहीं देंगे अनलेस एंड अंटिल कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन कि भाई ये आदमी ने ऑफेंस नहीं किया है और सरकारी वकील की जो बहस होती है वो कोर्ट सुनेगी। ये दो ही कंडीशंस के बाद में बेल दी जाती है कमर्शियल क्वांटिटी में। तो उन अगर रिकवरी हाई है तो फिर उन लोग जेल में ही रहते हैं और उनको बेल नहीं होती काफी सालों तक। ड्रग्स के एंगल से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आप पी रहे तो फेंक दो, थोड़े दिन मत पियो, और क्या बोलूं I don't understand, इतना लोगों के पीछे फिर भी घर में रख रहे। वो अपना नाडियर वाला वाइफ वाज अरेस्टेड बिकॉज शी हैड इट इन हर हाउस। आई मीन भारती सिंह इज अरेस्टेड बिकॉज शी हैड इट इन हर हाउस। व्हाट डू आई मीन कॉमन सेंस। सो अभी किस तरह के मामले आप ड्रग्स में हैंडल कर रहे हैं? ऐसा होता है कि हर एक केस इज डिफरेंट। जो पुलिस के केसेस होते हैं अगर आप देखो तो उसमें पुलिस जो केसेस बनाती है नॉर्मली इज ऑन एन इंफॉर्मेशन, आदमी को पकड़ती है, उसके आंख के ऊपर माल दिखाती है, ये तो जेब में या हाथ में, और एक केस बनता है। डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस जो एयरपोर्ट्स पे बनते हैं, जो लोग दे ट्राई टू एक्सपोर्ट इट कंसील इन देयर बैगेजेस, तो वो केसेस एयरपोर्ट्स पे बनती हैं। मोस्टली कॉन्ट्राबैंड इज रिकवर्ड फ्रॉम देयर चेक इन बैगेजेस और फ्रॉम देयर हैंड बैगेजेस। तो वो केस का नेचर अलग हो जाता है क्योंकि दैट इज अ चांस रिकवरी। नॉर्मली जो एयरपोर्ट पे हमारे कुत्ते हैं जो सुनकर बताते हैं कि ड्रग्स है, तो ऑन देयर बेसिस रिकवरी होती है। कभी कभार एक्सरे में जो जब स्क्रीनिंग होती है बैगेजेस में दे सी पैचेस जिससे रिकवरीज होती है। कुछ सीजर्स डॉग्स में होते हैं where there is a huge amount of an attempt to export from our dogs, एयरपोर्ट पे होते हैं, शिपमेंट्स जाती हैं। तो हर एक केस डिपेंड्स ऑन द एजेंसीज एंड हाउ इट इज मेड। तो महाराष्ट्र पुलिस भी ड्रग्स के मामले को देख सकते थे, फिर एनसीबी की क्या जरूरत है? ऐसा कोई स्टैटिस्टिकली यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि भाई ये ज्यादा करते हैं या ये ज्यादा करते हैं, पर इट जस्ट डिपेंड्स ऑन एज आई सेड
देखो ऐसा होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन द ट्रांसफर्स ऑफ द, हमारे सिस्टम का एक बहुत आई वुड से खराब एस्पेक्ट है कि ऑफिसर्स गेट ट्रांसफर्ड। अभी एनसीबी फॉर एग्जांपल में जो लड़के काम करते हैं, दे आर ऑल फ्रॉम आउट ऑफ बॉम्बे, तो आपने उनको बॉम्बे ट्रांसफर किए, 6 महीने साल भर तो लग जाता है कि उनको अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करना, और फिर उतने में उनका ट्रांसफर हो जाता है। और अगर बॉम्बे में कोई बॉम्बे का ही ऑफिसर आता है, सो ही इज इन अ बेटर पोजीशन टू नेटवर्क। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स व्हिच गवर्न के कौन सी एजेंसी किस टाइम पर ज्यादा केसेस करती है। एनसीबी की टीम पर अभी हमला हो गया था, इसे आप कैसे देखते हैं? A trend, as I said, it must have been a situation, and I think Samir Wankhede साहब जो है वहाँ का जो zonal director, he is a very dynamic officer, and he goes on the field. I mean, zonal directors हमने इतने NCB के matters चलाए हैं, मगर I don't think any other zonal director would ever go on the field. वो अपने ऑफिस में बैठ के ऑफिसरों को बोलो कि भाई आप इधर जाओ उधर जाओ, I will sign the documents. But he is a very good officer and he likes to be on the field. और अगर सिर्फ any kind of somebody has raised his hands on him, it should not be done. He's an officer. But as I said, it's one of those aspects of his duty. You have to be in plain clothes. You have to mingle with these people. Or at such times, people don't understand कि ये enforcement officer है। सर, जेल के अंदर भी अफीम और गांजा का सेवन किया जाता है, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपको I can't tell you the truth, but देखो ऐसा है ना कि वो जेलों में चरस और गांजा इसलिए देते कि वो पीने के बाद आदमी शांति से बैठता है। You understand? Yeah, and they are sitting well. It is better for the jail administration to have peaceful, calm prison inmates rather than hungry, angry prison inmates. So I mean, as I said, it's what do I say? And it's one of those things. I mean, how do you handle it? I think it's for the administration to handle these aspects. तारिक सैयद साहब, आपने न्याय टीवी को इतना समय दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. अभी हम बात कर रहे थे मुंबई के जाने माने वकील तारिक सैयद साहब जी से। न्याय टीवी पे आप बने रहिए, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।